नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण बहुत बड़ी क्षति पहुंची है हमारे देश के नागरिकों पर। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस महामारी में मरने वाले लोगों की संख्या अप्रत्याशित थी और इस महामारी के कारण कई परिवार तबाह हो गए, लाखों परिवार तबाह हो गए। उन परिवारों में आप सोचिए कि जिनका कोई अपना प्रियजन गया है, उन पर तो आफत का कहर टूट पड़ा है। और ऐसे में हमारी सरकारें, जिन पर यह दायित्व होता है कि वो प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी उसके जीवन को संरक्षण करे, उसके अधिकारों को सुरक्षित करे, ऐसी तमाम जिम्मेदारियां हमारी सरकारों पर हैं जो कि हमारे संविधान द्वारा निर्धारित की गई हैं। ऐसे में कोई भी सरकार अपनी संवैधानिक दायित्व से पीछे नहीं भाग सकती, पीछा नहीं छुड़ा सकती, मुंह नहीं फेर सकती। और जब अगर कोई सरकार अगर ऐसा करने का कोशिश भी करे, अगर ऐसा करने की प्रयास भी करे, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में, हमारे लोकतंत्र में न्यायालय हैं जो कि समय समय पर ऐसे अन्याय के खिलाफ अपनी सख्त टिप्पणियां करते हैं और सरकारों को नसीहत देते हैं, फैसले देते हैं, निर्णय सुनाते हैं, निर्देश देते हैं कि आपको प्रत्येक नागरिकों के प्रति आपको अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाना है, आपको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के भीतर जो कुछ महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं, जिनका संबंध सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा से है और जीवन की सुरक्षा से है, अगर मैं आर्थिक दृष्टि से बताऊं, उन तमाम निर्णयों के बारे में आपको मैं आज विस्तार से बताना चाहूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हमारे देश के नागरिकों का जो हित है वो सर्वोपरि दिखता है। और इसके लिए आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इस आपदा की स्थिति में, इस महामारी की एक प्रकार से तबाही के दौर में उन लोगों को एक प्रकार से सहायता देने का प्रयास किया है अपने फैसले से, जिन्होंने अपनों को खोया है। आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी परिवार में कोई एक व्यक्ति कमाने वाला होगा और अगर दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु कोरोना से हो गई, तो फिर उस परिवार पर कितना ज्यादा आफत आ गई होगी। उस परिवार का जीवन आज संकट में आ गया होगा। खाने से लेकर कोई भी बेसिक जरूरत अगर उसे पूरी करनी है, भोजन से लेकर बिजली के बिल तक या कुछ भी स्कूल की फीस तक, तो आज उस पर कहर टूट पड़ा होगा। ऐसे में एक सत्य तो यह है कि हम किसी भी परिवार में अगर कोई भी एक भी मृत्यु हुई है, तो उस क्षति को कभी भी भरा नहीं जा सकता। उस क्षति के सामने किसी भी चीज को ऐसा नहीं रखा जा सकता जो कि उस क्षति को उसे कम करे या उसे ढक दे या उसे पूरा कर दे, या जो वो एक वॉइड आ गया है उसे कोई भर दे। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कम से कम अगर प्रयास किया जाए, अगर नीयत साफ हो और सिर्फ एक दृष्टि हो, सिर्फ एक नीयत हो कि आपको उन प्रभावित लोगों को, उन पीड़ित लोगों को जिन्होंने अपने को खोया है, किसी अपनों को खोया है, जो कमाने वाला हो, उन्हें आप आर्थिक दृष्टि से सहायता प्रदान कर सकें। हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार पिछले तकरीबन 14-15 महीनों के दौरान इस बात को लेकर बचती हुई दिखी कि हम मुआवजा नहीं देंगे, और कई बार उन्होंने सरकारी सिस्टम पर, सरकारी तंत्र पर अत्यधिक और अतिरिक्त बोझ पड़ने की बात भी कही। कई बार यह भी दलीलें दी, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा, कि अगर हमने मुआवजा दिया तो फिर राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, केंद्र पर भी बोझ पड़ेगा, जिससे जो देश में चल रही योजनाएं हैं उन पर भी सीधे तौर पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम बातों को नहीं माना, जिसे मैं सही कहता हूं। क्योंकि अगर आप इस खर्च को देखेंगे, अगर मैं आपको इस पूरे फैसले के बारे में आपको मैं बताऊं, अवगत कराऊं, लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि देश में आज की डेट तक 3,99,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर प्रत्येक परिवार को 4-4 लाख रुपए भी दिया जाता है तो ये 16,000 करोड़ रुपए के करीब बैठेगा। तो 16,000 करोड़ रुपए, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, तो ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसको लेकर आजकल बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है, हाय तौबा मची हुई है,
16,000 करोड़ रुपए के सामने इस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जो कुल लागत है ये 20,000 करोड़ रुपए की है। यानी 16,000 करोड़ रुपए से 4,000 करोड़ रुपए ज्यादा। तो सरकारों के लिए यह राशि इतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार बचने का प्रयास करती रही। लेकिन अब मैं आपको इस पूरे फैसले के बारे में बताना चाहूंगा, जिसमें अगर केंद्र सरकार इस पूरे निर्णय के विरुद्ध जाकर अगर कोई याचिका दायर नहीं करती है, तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपको आने वाले महीनों में आपको ये दिखेगा कि केंद्र सरकार की ओर से एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित अनुग्रह राशि उन पीड़ित परिवारों को दी जाएगी मुआवजे के तौर पर। साथ ही साथ इससे एक अच्छी चीज और यह होगी कि कम से कम देश को उस सही आंकड़े के बारे में पता चल सकेगा। हालांकि अभी तक मोदी सरकार ने किसी भी प्रकार से कोई डेथ ऑडिट की निर्देश या घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि अगर प्रत्येक परिजन को, प्रत्येक मृतक के परिवारजन को अगर पैसा दिया जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं वो मौत का सही आंकड़ा भी हमारे सामने आ सकेगा। क्योंकि अभी आपको मैं आगे बताऊंगा और समय समय पर सवाल उठते रहे, प्रश्न चिन्ह लगता रहा है सरकार पर कि आखिर आपने सही आंकड़े को पेश नहीं किया है, प्रस्तुत नहीं किया है। अंडर रिपोर्टिंग की भी खबरें सामने आई हैं। लिहाजा यह फैसला इसीलिए बहुत अहम हो जाता है दोस्तों। अब आपको जल्दी से मैं इस पूरे फैसले के बारे में बताना चाहूंगा। बुधवार को दोस्तों दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली ट्रिपल पीठ ने सुनवाई की। और मैं उससे पहले आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि मई के महीने में 2 वकीलों ने, जिनके नाम गौरव कुमार बंसल है और दीपक कंसल है, इनकी तरफ से याचिकाएं दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और इन दोनों का कहना था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 में आपदा से मरने वाले लोगों के लिए सरकारी मुआवजे का बाकायदा प्रावधान है। और पिछले साल केंद्र ने राज्यों को कहा था कि आपको प्रत्येक परिवारजन को, यानी मृतक के प्रत्येक परिवार को जिनके घर में मृत्यु हुई है, आपको 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने होंगे। लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। अब यहां पर आपके लिए जानना जरूरी है दोस्तों कि दरअसल केंद्र ने इस साल कोई भी इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की। हालांकि दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार जैसे राज्यों ने मुआवजे की राशि का ऐलान किया था, लेकिन अभी राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई भी मुआवजे को लेकर किसी भी तरीके की घोषणा नहीं हुई है कोविड से जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके परिजनों को। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कल यह फैसला सुनाया कि 6 सप्ताह के भीतर एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इन्हें 6 सप्ताह के भीतर प्रत्येक कोविड पीड़ित परिवार को दी जाने वाली उस धनराशि की घोषणा करनी होगी। उस पूरे के पूरे मसौदे को तैयार करना होगा कि हम कितनी राशि देंगे, अनुग्रह राशि देंगे, मुआवजा देंगे। कोर्ट ने साथ ही साथ यह भी कहा कि हम डिसाइड नहीं करेंगे कि आप कितना पैसा देंगे, यानी 4 लाख रुपए जो ये तय किया गया था वो तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में आपको दिखे कि एक निश्चित राशि प्रत्येक परिवार को दी जाए, जिससे उनकी कुछ स्तर पर सहायता हो सके। लेकिन जहां मैंने आपको ये इस पूरी याचिका के बारे में बताया, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना यह भी जरूरी है दोस्तों कि आखिर केंद्र सरकार ने बचाव करने के कौन कौन से हथकंडे अपनाए। केंद्र सरकार ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा बाकायदा दायर कराया और वो 39 पृष्ठों का था। और उसमें यह कहा उन्होंने कि हम मुआवजा देने में असमर्थ हैं, अपनी असमर्थता जताई उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार इतनी बड़ी राशि को देती है, जो कि शायद 16,000 करोड़ रुपए के आसपास ही बैठेगी, अगर 4-4 लाख रुपए दिया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचेगा, सरकारी खजाना खाली हो सकता है। केंद्र ने यह भी कहा कि हमें अपनी योजनाओं को चलाने के लिए बजट की आवश्यकता है। बजट अगर इसमें प्रभाव पड़ेगा, बजट की राशि अगर बड़े लेवल पर उस तरफ डाइवर्ट कर दी जाएगी, तो फिर कहीं ना कहीं देश में जो योजनाएं चल रही है उन पर भी खासा असर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश करना चाहते हैं, सार्वजनिक हेल्थ सेक्टर पर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। वैक्सीनेशन, अनाज योजना जो फ्री राशन की चल रही है, उसको लेकर तमाम ऐसे खर्च उन्होंने बता दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम बातों को नहीं माना, जो कि बहुत स्वागत योग्य कदम है।
तो ये एक पहली बात कही गई। मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को प्रत्येक परिवार को, यानी एक एक व्यक्ति जिसकी मौत हुई है कोरोना के कारण, उनके आश्रितों को सरकार अनुग्रह राशि को प्रदान करे। साथ ही साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए को 6 सप्ताह के भीतर प्रत्येक एक एक कोविड परिवार को कितनी राशि दी जाए उसका खाका तैयार करके पेश करना होगा। साथ ही साथ कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की, फटकार भी लगाई एनडीएमए को। उन्होंने कहा कि आपने राशि के लिए सिफारिश तक नहीं की, इसलिए आपने अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने में आप विफल साबित हुए हैं, आप नाकाम रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा एक महत्वपूर्ण आदेश और दिया केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उन्होंने कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट्स को लेकर दोस्तों बहुत जगह ऐसी बातें आई हैं कि सरकार ने कोविड से होने वाली मौतों को छुपाया है, उस आंकड़े को छिपाया है। और कई जगह ऐसी बातें भी आई कि अंडर रिपोर्टिंग भी हुई है। कई जगह ऐसी खबरें भी सामने आई बहुत सारी कि पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि जब मौत हुई तो उसमें रीजन ये दिया गया, कारण यह बताया गया कि या तो इनको रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया था इनका, या फिर इन्हें कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। साथ ही साथ कई लोगों की मौत कोविड से उबरने के बाद भी हुई, जिसे हम पोस्ट कोविड डेथ कहते हैं। इसलिए इन लोगों का भी कोई आधिकारिक आंकड़ा है ही नहीं। और जिन लोगों की मौत मान लीजिए अगर घरों में हुई है, होम आइसोलेशन के दौरान हुई है, तो उसका भी कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। लिहाजा इस आंकड़े को लेकर 3,99,000 जो कि आज तक है, इस पर सवाल उठते हैं। हालांकि केंद्र सरकार अभी भी इसको स्वीकार नहीं करती कि उनसे कोई गलती हुई है। हालांकि पहले भी मैंने आपको वीडियो भी बनाई थी बाकायदा, और पहले भी ऐसी खबरें आई कि महाराष्ट्र ने, बिहार ने अपने जो डेथ के पुरानी मौतों को उसको जोड़ा है, रिकॉर्ड में जोड़ा है, सरकारी आंकड़ों में जोड़ा है। इसलिए इस आंकड़े पर सवाल उठना जायज है। लेकिन बहरहाल आदेश दरअसल यह दिया गया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर मृत्यु का कारण कोरोना और मृत्यु जिस दिन हुई है उस दिन को भी लिखना होगा, जहां पर से ये मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होता है, सर्टिफिकेट जारी होता है। इस संबंध में दोस्तों केंद्र सरकार को यह कहा गया कि आप 6 महीने के दौरान गाइडलाइंस को बनाइए, दिशा निर्देशों को बनाइए। और साथ ही साथ यह भी कहा कि जिन लोगों को अगर अपने डेथ सर्टिफिकेट जो उनको मिले हुए हैं, जो उनके परिजनों की अगर मौत हुई है उसके बाद जो अगर डेथ सर्टिफिकेट मिले हैं, अगर उस पर कोई भी आपत्ति है तो सरकार इस बात का विकल्प दे, शिकायत करने का विकल्प दे उन लोगों को। और फिर उसके बाद अगर शिकायतें आती हैं तो सरकार उस पर पुनर्विचार करे, उसमें सुधार करे और पुराने सर्टिफिकेट को सही करे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपको पूरी की पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण एक प्रकार से आदेश दिए गए हैं दोस्तों केंद्र सरकार को। और अब देखना यह होगा दोस्तों कि कितनी जल्दी यह चीज लागू होती है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार मुआवजे की पूरी नीति को लाती है तो फिर उसे राज्यों को भी मानना होगा और राज्य भी उसे फिर अपने बजट से लोगों को, जो लोग प्रभावित हुए, जो लोग पीड़ित हैं, उन्हें पैसा देंगी, उन्हें अनुग्रह राशि के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि सरकार लगातार बचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो खुद ही घिर गई, क्योंकि आप ये देखिए कि सरकार का कहना है कि हम कोविड को महामारी प्रबंधन अधिनियम की आड़ लेकर उससे बच रही थी। और उन्होंने कहा था कि हम इसे उन जो तमाम उसमें उल्लेखित आपदाएं उसमें नहीं मानते। लेकिन अगर आप खुद ही देख लीजिए, ये तो हर कोई जानता है कि सरकार इस पूरी महामारी का प्रबंधन दरअसल इसी महामारी प्रबंधन अधिनियम के तौर पर ही कर रही है, उसी एक्ट के तहत ही कर रही है। इसलिए ये कहना हास्यास्पद है कि आप उसे आपदा नहीं मानते हैं। तो बहरहाल ये सारी बातें हैं दोस्तों। अब इसमें एक चीज और है कि एक प्रकार से ये जो पूरा फैसला आया, इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है दोस्तों, क्योंकि कोविड के कारण ब्लैक फंगस भी फैल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस जो ये फैले हुए हैं देश में, इनसे मरने वालों के परिवार वालों को भी 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग पर जो याचिका दायर की गई है, उस पर भी सरकार को नोटिस दिया गया है। अब इस पर भी सुनवाई होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्लैक फंगस का कारण भी एक प्रकार से कोविड ही है, क्योंकि उस दौर में ज्यादा स्टेरॉइड्स हो, उसके इस्तेमाल से भी ये फैल जाता है, ये बढ़ जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस पर भी सुनवाई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड ही इन सब की पृष्ठभूमि में है, कोविड ही इन सब का कारण है। इसलिए इस पर भी सुनवाई होगी। बहरहाल दोस्तों, ये तो था बुधवार का महत्वपूर्ण फैसला। लेकिन एक चीज आपको मैं और बताना चाहूंगा जो कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आप सब जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में पिछले बरस और इस बरस भी जब लॉकडाउन लगा
तो जो प्रवासी श्रमिक हैं वो उनके सामने खाद्य संकट उत्पन्न हो गया और खाद्य सुरक्षा हर किसी नागरिक को मिले, यह उसका अधिकार है, यह अधिकार उसे संविधान देता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों मंगलवार को भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में भी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना नहीं लागू है, उन राज्यों को भी 31 जुलाई तक इस योजना को लागू करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि समाज के जो भी गरीब और वंचित वर्ग के लोग हैं या जो प्रवासी श्रमिक हैं, अगर उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है तो ये गलत है और ये उनके संविधान द्वारा, जो देश के संविधान द्वारा उन्हें अधिकार मिले हुए हैं, उनका उल्लंघन है। इसलिए बहुत जरूरी है कि भोजन के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल किया जाए और इन तमाम अप्रवासी कामगारों को राशन और भोजन मुहैया कराया जाए। साथ ही साथ एक बात और है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश में दिल्ली है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर ये योजना लागू नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये डेडलाइन दी है कि आपको 31 जुलाई तक इस पूरी योजना को लागू करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये योजना लागू हो जाती है तो इससे बहुत महत्वपूर्ण बात यह होगी कि कोई भी अगर व्यक्ति जो इस पूरी की पूरी कैटेगरी में आते हैं, इस पूरी की पूरी श्रेणी में आते हैं, वो किसी भी राज्य में राशन खरीद सकते हैं। पहले क्या होता था, उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है और अगर वो दिल्ली में जाए तो दिल्ली में उसे राशन नहीं मिलता था। लेकिन अगर ये योजना लागू हो जाएगी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड, तो दिल्ली का व्यक्ति या उत्तर प्रदेश का व्यक्ति दिल्ली में राशन खरीद सकता है, महाराष्ट्र का व्यक्ति पश्चिम बंगाल में जाकर राशन खरीद सकता है, उत्तराखंड का व्यक्ति केरल में जाकर राशन खरीद सकता है। इसी प्रकार से देश का कोई भी इस श्रेणी में आने वाला व्यक्ति, नागरिक, वो राशन खरीद सकता है, उन्हें मिलेगा राशन, इस अगर योजना को लागू करा दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक नेशनल पोर्टल भी तैयार करने की बात कही है। एक राष्ट्रीय स्तर पर एक पोर्टल बनाया जाए, जिसका आदेश वैसे तो इन लोगों को केंद्र सरकार को शीर्ष अदालत की तरफ से 2018 में ही दे दिया गया था, लेकिन अभी तक वो पोर्टल तैयार नहीं हुआ है। अब क्या होगा दोस्तों कि इस पूरे के पूरे पोर्टल को तैयार किया जाएगा और इस पोर्टल में जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो कामगार हैं, जो असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं, उनका पंजीकरण यानी उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। अगर यह होता है तो इससे बहुत सारी सरकारी योजनाओं का सीधे तौर पर लाभ उन तमाम वंचितों को मिल सकेगा, उन तमाम गरीब लोगों को मिल सकेगा। हालांकि अभी तक इस पूरी के पूरे पोर्टल को तैयार नहीं किया गया है श्रम मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 31 जुलाई तक इस पूरे पोर्टल को तैयार कीजिए और 31 दिसंबर तक आपको सभी अप्रवासी जो मजदूर हैं या जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन सब का डेटा आपको करना होगा, उन सब का पंजीकरण आपको करना होगा। तो ये बहुत जरूरी बातें और बहुत जरूरी आदेश मैंने आपको बताए दोस्तों, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 2 दिन के दौरान किए हैं। और इस बार जो ये वाला फैसला लिया गया है, जो ये मंगलवार को सुनाया गया दोस्तों, इसमें न्यायमूर्ति यानी जस्टिस अशोक भूषण साहब थे और जस्टिस MR शाह की पीठ ने ये निर्णय सुनाया है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड के कारण जो प्रवासी श्रमिक हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनका आधिकारिक तौर पर कहीं डेटा ही मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर उन्हें किसी भी प्रकार से खाद्य को लेकर, भोजन को लेकर अगर कोई समस्या होती है, अगर वो भूखे सो रहे हैं किसी दिन, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं होगी। ऐसे में सरकार को त्वरित सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को अमल में लाना चाहिए। जल्दी से जल्दी जो हमारे देश के वंचित वर्ग है, वंचित तबका है, उनकी सहायता करनी चाहिए। बहुत जरूरी है कि कोविड जैसे क्राइसिस में, इस राष्ट्रीय क्राइसिस में, इस इंटरनेशनल क्राइसिस में कम से कम हम बुनियादी सुविधाएं तो अपने नागरिकों को पहुंचाएं। अभी हम किसी हाईफाई लेवल की सुविधाओं की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारे देश के जो गरीब लोग हैं या जो हमारे देश के वो तबका है जो एक प्रकार से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, कम से कम उस तक सही योजनाओं का लाभ उसे मिले और साथ ही साथ उसके साथ कोई अन्याय ना हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह बहुत अच्छा निर्णय है। और एक बात याद रखनी चाहिए कि भोजन के अधिकार को लेकर सरकारों को भी सचेत रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए
कि भूख से एक भी मृत्यु ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।